नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू होता है हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम जो बात करेंगे किसके बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में अगर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें काम में आने वाली। फर्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने टर्म 1 में तैयार किया था टॉपिक, उसका कुछ पार्ट, उसके जो बेसिक रेशियोज होते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, साइन थीटा जो होता है पी बाई एच के बराबर होता है, वो सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे काम में आने वाली है। तो हम लिख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें काम में आने वाली है। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। बेसिकली तो हमारा काम इन्हीं से हो जाता है ना, बट फिर भी अगर जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी एंड कोट थीटा बी बाई पी। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, प्लस वो जो टेबल हमने देखी थी 0 से 90 तक की वैल्यूज वाली, जिसमें 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे हम लोग वैल्यूज फाइंड करते थे। वो वैल्यूज हमें सारी याद होनी चाहिए, वो हमारे पास यहाँ काम आएगी। स्पेशली 30, 60, 45, इस पे जो 10 की वैल्यूज है वो तो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही काम आता है 1030, 1060 एंड 1045। सही है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे और आता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, और एक टावर है या एक पोल है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी है ना, ये ए है और ये बी है। अगर आप इस पॉइंट ए से, या यहाँ पे कोई पर्सन है ना, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये ए क्या है, कोई पर्सन है जो ए से बी की तरफ देखता है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, या मान लीजिए यहाँ ए से बी की तरफ देखा जा रहा है, तो ये जो आई साइट है इसकी हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। सही है। मान लीजिए आप यहाँ से इस चीज को देख रहे हो, ये ग्राउंड लेवल है ना, यहाँ से इसको देखोगे तो इस आई साइट का ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है और यहाँ पे एक पर्सन बी है, वो इसको देखता है, वो इसको ऑब्जर्व करता है। तो अगर बी यहाँ से इस गाड़ी इस ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जर्व करता है तो वो इधर ऐसे देखेगा नीचे की तरफ। तो जब ये ऊपर से नीचे देखता है तो इसकी आई साइट का इसकी आईज के प्लेन के साथ, ना कि ये वाला एंगल, कई बच्चे गलतियां करते हैं इस चीज में, ये वाला नहीं, इस आई साइट का इस आईज के प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। क्लियर। बाकी इस पे क्वेश्चंस करते हैं सीधे। इस टॉपिक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डायग्राम क्रिएट करना, डायग्राम बनाना। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आप उसको अच्छे से रीड करके प्रॉपरली एक डायग्राम बना दीजिए। अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो 80% काम आपका वहीं हो गया। अगर डायग्राम सही बन गया तो फिर 80% चांसेस आपके वैसे हो गए कि आपका 100 मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। सही है। अगर डायग्राम ही गलत कर दिया तो फिर तो 100% वो गलत ही होना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग। एक लेडर है जिसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर है। जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से, एक वर्टिकल वॉल है, एक लेडर जो है वो जस्ट इसको टच करती है। 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। ये टॉप मान लो इस वॉल का, इसको जस्ट टच करती है तो वॉल, एक लेडर जो होगी वो ऐसे होगी। ये लेडर जो है इसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, और ये इस वॉल के टॉप को जस्ट टच करती है। यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है, इसको पॉइंट पी बोल दीजिए। इफ द लेडर मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि ये लेडर जो है इस वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ना कि ग्राउंड के साथ। अगर ग्राउंड के साथ बोला जाता तब तो हम यहाँ बनाते।
इसने बोला है कि ये जो लेडर है वॉल के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। तो वॉल की हाइट क्या होगी, इस वॉल की हाइट को क्या मान लीजिए आप, h मान लीजिए, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट B। अब एक बात बताओ, आपको ये वाला एंगल पता है, अगर इस एंगल की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में आपको बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। जब बेस और हाइपोटेनस पता होती है तो कौन सा रेशियो लगता है हमारे पास, कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्राइंगल ABP, अच्छा एक और चीज, जब भी आप सॉल्यूशन लिखें इसका, जब भी आप इसका एग्जाम में सॉल्यूशन लिखें तो जो चीजें आप अज्यूम कर रहे हैं ना उनको लिख दीजिए, है ना, उनको लिख दीजिए। मान लीजिए कि आपने से इस वॉल की लेंथ को क्या माना, हाइट को क्या माना, h माना है, तो इसको लिख दीजिए, लेट अज्यूम द हाइट ऑफ वॉल इज h, सही है, एंड लेडर P है, मेक्स एन एंगल विद वॉल 60 डिग्री। तो उस टाइप से आप थोड़ा सा जो भी चीजें अज्यूम कर रहे हो, एक्स वाई जो भी मान रहे हो ना, उसको आप लिख दो, पहले से मेंशन कर दो कि आपने किस चीज को क्या अज्यूम किया है। तो इन ट्राइंगल ABP cos 60 डिग्री लगा देते हैं। इस वाले एंगल के लिए बात करें तो बेस क्या हो जाएगा, AB, एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, AP। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। AB की लेंथ हमारे पास h जो हमें चाहिए, एंड AP हमें पता है 15, तो यहाँ से h कितना जाएगा, 15/2 या 7.5। अच्छा, लेंथ में जो भी यूनिट दी गई है उसको काम में ले लो, मीटर, है ना, तो इसको भी क्या लिख दें हम, मीटर, सही है। अब लास्ट फाइनली एक आंसर में, एक लाइन में आंसर कंक्लूड कर देंगे कि हेंस द हाइट ऑफ वॉल इज 7.5 मीटर। आंसर पे हमेशा ब्लॉक बना दो, आंसर को हमेशा हाईलाइट करो। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ अ पॉल इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ पॉल। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉल है और इस पॉल की जो शेडो बनती है ग्राउंड पे, देखिए शेडो क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ से सनलाइट जो आने वाली होगी वो इसकी वजह से, जो सनलाइट रुकेगी उसकी वजह से इस वाले पोर्शन पे इसकी शेडो बनेगी। अगर ये पॉल है, इसको नाम दे देते हैं AB, ये सन से जो लाइट आ रही है इसकी वजह से, इस पॉल AB की वजह से इसकी जो शेडो बनेगी वो ये BC बनेगी यहाँ पे। अब आपको बोला गया है कि इस सन का एलिवेशन कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये सन का एलिवेशन कितना होगा यदि शेडो ऑफ पॉल इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ पॉल, ये जो BC है वो किसके बराबर आ जाए, AB के बराबर आ जाए। तो आपको गिवन क्या है यहाँ पे, AB बराबर BC, और आपको ये वाला एंगल थीटा चाहिए, तो एक काम करें, टेन थीटा लगा दे। क्यों, क्योंकि आपको बेस और परपेंडिकुलर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। आपको पता है AB एंड BC आपस में इक्वल है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। इसका मतलब जो सन का एलिवेशन होगा यहाँ पे वो कितना जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन passing through the foot of a tower, 2 points C and D are at distance 4 meter and 16 meter from the foot respectively। अब देखिए ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसका फुट ही है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, इसको नाम दे दो टावर को AB। एक लाइन है जो कि कहां से पास हो रही है, किसी टावर के फुट से। 2 points C and D are at distance 4 and 16 from the foot respectively। दो पॉइंट्स हैं C and D, C की जो डिस्टेंस है वो इस फुट से कितनी है, 4 मीटर, और इस D की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 मीटर। If the angle of elevation from C and D of the top of tower are complementary,
अगर इस पॉइंट सी और डी से इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन है, मतलब यहां से जब टॉप की तरफ देखोगे तो जो ये एंगल बनेंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसकी हाइट फाइंड करनी है आपको, मान लीजिए हाइट कितनी है h। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ टावर ए बी इज h मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम फुट पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी एंड डी आर 4 एंड 16 मीटर, या लिख दो शॉर्ट में BC इक्वल्स टू 4 एंड BD इक्वल्स टू 16 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ये एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा मान लिया आपने, क्यों, क्योंकि एंगल्स कैसे दिए हुए थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो आपके पास दो राइट ट्राइंगल बन गया अब यहाँ पे, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज लेते हुए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में 90 माइनस थीटा, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h अपॉन 4। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा h अपॉन 4, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है क्या, ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वहाँ हमने देखा था कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। तो इसी टाइप से हमने tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इस बड़े वाले ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल ADB tan थीटा कितना हो जाएगा AB अपॉन BD या h अपॉन 16, तो tan थीटा कितना हो गया h अपॉन 16, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि tan और कोट जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan इंटू कोट थीटा बराबर 1, सही है, या tan बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। तो कोट थीटा और tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, tan थीटा कितना आ गया h अपॉन 16 और ये कितना आ गया h अपॉन 4 बराबर 1, तो h स्क्वायर बराबर 64, h की वैल्यू क्या जाएगी 8 मीटर, h कितना जाएगा 8 मीटर, सही है। तो इसको कभी जनरलाइज फॉर्म में भी दिया जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं ग्राउंड पे जो कि A डिस्टेंस और B डिस्टेंस पे है और एंगल्स जो बनते हैं यहाँ से वो कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, तो हाइट बताइए, तो हाइट क्या हो जाएगी अंडर रूट AB के बराबर हो जाएगी। यहाँ से क्या है A और B, तो h स्क्वायर किसके बराबर आ गया AB के, या h बराबर अंडर रूट AB। यहाँ से अगर डेटा दिया हुआ था 416, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट अ पॉइंट 820 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। अब ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक लेक है यहाँ पे, इस लेक से कोई पॉइंट है जो 20 मीटर अबव है, इसके ग्राउंड से या इसके वाटर लेवल से 20 मीटर अबव। ए एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव द लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। कोई क्लाउड है यहाँ पे, मान लो कोई क्लाउड है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। एक पॉइंट A जो कि इस वाटर लेवल से 20 मीटर अबव है, यहां से किसी क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट A इज 60 डिग्री। अब आगे बोला गया है कि इसी क्लाउड का इस लेक में, इस वाटर में जो रिफ्लेक्शन बनता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट A से जो बनता है वो 60 डिग्री है। जरा देखिएगा ध्यान से, हमें पता है कि ये जैसे वाटर लेवल है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कहाँ बनेगा 10 मीटर डेप्थ में बनेगा। जितना हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा डेप्थ में बनता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस क्लाउड के लिए, तो इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा
इस वाटर में यहाँ कहीं बनेगा, और इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 20। इसको कुछ मान लीजिए आप h। तो वाटर लेवल से इस क्लाउड की हाइट कितनी है 20 प्लस h, तो इसकी डेप्थ भी कितनी होगी रिफ्लेक्शन की 20 प्लस h। अब आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए से इस क्लाउड की डिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाली डिस्टेंस हमें कब मिलेगी, जब पहले किसकी वैल्यू निकालें, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर h हमें मिल गया तो फिर इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, सही है। यहां नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b, यहां c लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं d, सही है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा h अपॉन x, h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू पता है हमें 1/√3 होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से h√3, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे एक दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ABD। फ्रॉम ट्राइंगल ABD tan 60 डिग्री बराबर, अगर ये वाला एंगल कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा, और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस 20 प्लस h, मतलब 40 प्लस h डिवाइड बाई बेस कितना आ जाएगा x, तो √3 बराबर 40 प्लस h अपॉन x, तो x √3 बराबर 40 प्लस h। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम x की और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दें। अगर यहाँ h √3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3h बराबर 40 प्लस h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 मीटर। h कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, सही है। अब आपको पता है कि ये 20 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या AC लेंथ निकाली जा सकती है क्या। AC लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें, इस ट्राइंगल ABC में देखो परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेन्यूस आपको चाहिए, मतलब साइन थीटा काम में ले ले। इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब AC। तो साइन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2 होती है। अच्छा, h की वैल्यू 20 आ चुकी है और AC, तो AC कितना जाएगा जस्ट 40। कहने का मतलब इस पॉइंट A से इस क्लाउड की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 40 मीटर। क्लियर। तो मेन चीज जो थी ना वो है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम आपने सही से बना दिया तो फिर तो आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, उसमें जनरली tan थीटा लगाना है ना, मैक्सिमम केसेस में tan थीटा लगाना है। इस वाले क्वेश्चन को देखें, टू शिप आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए ये बोला गया है कि एक लाइट हाउस है, दो शिप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं इसके पास, एक इधर मान लो ए, एक इधर आ रहा है बी, और इस शिप के टॉप से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 एंड 45 डिग्री। ये बन रहा है 30 डिग्री और ये बन रहा है 45 डिग्री। एक बार फिर से पढ़ते हैं, टू शिप आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से एक लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, ये लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, इस लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 30 एंड 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर
इन दोनों शिप के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 100 मीटर। तो आपको बताना है कि इस लाइट हाउस की हाइट क्या होगी। मान लीजिए ये हाइट h है, इसको x मान लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स। दूसरी बात, अगर ये एंगल 30 तो ये भी कितना आ जाएगा 30 और ये 45 डिग्री। अब वापिस से पिक्चर वही है, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो दो ट्राइंगल है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, दो वेरिएबल है आपके पास, एक x और एक h, और इन दोनों से आपको h की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल, नाम दे देते हैं इसको ACD, tan 30 डिग्री बराबर h अपॉन x, तो √3h बराबर x। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, वो ट्राइंगल BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री बराबर h अपॉन 100 माइनस एक्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस एक्स। अब आपको तो h की वैल्यू चाहिए ना, तो x की जगह क्या रख दो √3h, तो h कितना आ गया 100 माइनस √3h। थोड़ा सा और कैलकुलेट करेगा इसको, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा √3 प्लस 1 इंटू h, ये इधर चला जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू 100, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज कर लें, दोनों साइड √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा जस्ट 50 इंटू √3 माइनस 1। सही है, तो ये क्या हो जाएगी हाइट ऑफ लाइट हाउस, कितना आ जाएगा 50 इंटू √3 माइनस 1। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732। अगर लैंग्वेज में मेंशन है, जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है लास्ट में कि √3 बराबर 1.732, तब तो फिर आपको पुट करनी ही है। अगर नहीं लिखा होता है तो एक बार के लिए आप फिर भी उसको रूट में छोड़ दीजिए, रेशनलाइज तो करना है आपको। बाकी अगर वैल्यू लिखी हुई है तो फिर आपको पुट करनी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अ मैन ऑन अ क्लिफ observe a boat at an angle of depression 30 degree which is approaching the shore to the point immediately to the observe with a uniform speed। देखो, एक आदमी यहाँ क्लिफ पे, यहाँ कहीं चोटी पे बैठा हुआ है, और एक बोट जो है वो इसकी तरफ आ रही है। ये बोट इसकी तरफ आ रही है, ये ऑब्जर्व करता है कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था इसका पॉइंट ए पे, वो कितना था 30 डिग्री। 6 मिनट लेटर, 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 मिनट के बाद इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। ये वाला, ये 30 डिग्री था, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो बनेगा ये कितना हो जाएगा जस्ट 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं आफ्टर 6 मिनट। और ये जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, एक बोट जो है वो इसकी तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। 6 मिनट के बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से बढ़ के 60 हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू रीच द शोर। आपको बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको टोटल टाइम कितना लगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो हमें पता है 6 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें और फाइंड करना है। इस पॉइंट को सी दे दो, इसको दे दो डी। अब एक्चुअल में आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है कि 6 मिनट लगे हैं, लेकिन ये तो एक्चुअल में डिस्टेंस है ना, तो हम इसको पहले डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, और डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसकी स्पीड को मानना पड़ेगा पहले। देखिए हम क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट x मीटर पर मिनट। मान लो ये बोट जो है ना वो x मीटर पर मिनट से आगे बढ़ रही है, तो 6 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 6 मिनट
6 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 6x, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 6x। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और मिल जाए तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे फिर, क्योंकि स्पीड तो हमें पता है ही सही। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं y, और इसकी हाइट को थोड़ी देर के लिए h अज्यूम कर लेते हैं। सही है। अब हमारा टारगेट है कि हमें y जो है ना वो x की टर्म में मिल जाए कैसे भी करके। तो दो ट्राइंगल हमारे पास है, वापिस से खेल वही चलेगा, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी है आपको इसमें। इन ट्राइंगल BCD tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा h/y, या h की वैल्यू क्या जाएगी √3 इंटू y। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री बराबर h/6x + y, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा √3h बराबर 6x + y। आपको क्या चाहिए कि y जो है वो x के टर्म्स में मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ से h की वैल्यू कितनी रख दो √3y। अगर √3y रखूंगा तो यहाँ से 3y आ जाएगा, और y जरा के 2y बराबर 6x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3x। यहाँ से y की वैल्यू क्या जाएगी 3x। अब आपसे पूछा है कि A से C तक आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो आप ये देखो कि A से C तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है 9x, और स्पीड कितनी है x मीटर पर मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 9x और स्पीड कितनी है x, तो x कैंसिल होके कितना जाएगा 9 मिनट। क्लियर है बात। तो A से C तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा हमें 9 मिनट।